नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। और डेट है आज की 28 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम मार्क बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन हिंदी में। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है मुखर्जी आयोग से संबंधित है। मुखर्जी आयोग को 1999 में गठित किया गया था। क्यों? 1999 में सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई थी 1945 में, यानी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के लिए जो प्रमाण अभी तक मिले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 1945 में इनकी एक विमान दुर्घटना में ताइवान में मौत हुई थी। तो उसके जांच करने के लिए इस आयोग को गठित किया गया था, मुखर्जी आयोग को। और अब ये चर्चा में इसलिए आया है, हाल ही में नेताजी के जो परिजन हैं, यानी जो फैमिली मेम्बर्स हैं बाकी, उनके द्वारा इस आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई थी 2006 में, उस पर क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि यह जो रिपोर्ट है वो सत्य नहीं है, या हम कहें उसकी सत्यता पर सवाल उठाए गए हैं। और अगर बात की जाए इस कमीशन की, तो हमने बताया इस कमीशन को गठित किया गया था 1999 में, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2006 में। यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त, यहाँ रिटायर्ड जज जिनका नाम था मनोज मुखर्जी, वो इस आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर बात की जाए 7 वर्ष का समय लिया था इसने। ये सब डिटेल आपको याद नहीं रखनी, बस आपको केवल इतना सा याद रखना है कि मुखर्जी आयोग जो है वो किससे संबंधित है। तो मुखर्जी आयोग संबंधित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में जांच करने से संबंधित, ठीक है। और अगर बात की जाए, भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि देखो इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था कि जो नेताजी की मौत हुई है वो हुई है विमान दुर्घटना में, नहीं हुई है, ऐसा इस आयोग के द्वारा कहा गया था। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ अन्य इम्पोर्टेंट प्रोविज़न की, तो देखो कुछ मिथ हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित हैं, तो उस पर ये कहा गया है कि आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी कि आप जीवित नहीं हैं, तो ये तो ठीक है। इसमें यह भी कहा गया था कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं शहीद हुए थे, या कहें हम उनकी मौत जो है, मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। इसके बाद टोक्यो में एक मंदिर है रेनुको-जी मंदिर। वहाँ पर माना जाता है कि जो अस्थियाँ रखी हुई हैं वो किसकी हैं? वो अस्थियाँ हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन इस आयोग ने कहा कि इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि वो जो अस्थियाँ हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हैं, ठीक है। तो इस आयोग को आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ अन्य डिटेल दी हुई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली की क्या दलीलें हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो वन्नेरघट्टा जैव उद्यान, यानी वन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में है। काफ़ी चर्चा में है ये क्यों चर्चा में है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर है एक, किसकी है? ये है तस्वीर है एक हथनी की, यानी मादा एलिफेंट है। और अगर बात की जाए यहाँ पर देखिए आप, इसने एक जन्म दिया है एलिफेंट को, उसका नाम रखा गया है सुधा, ठीक है। सुधा नाम रखा गया है। और सुधा, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है यह भी सुधा की है। और ये कौन है? ये हैं इन्फोसिस की चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। यहाँ पर देखिए आप, सुधा मूर्ति, इन्हीं के नाम पर इस जो फीमेल एलिफेंट है, इसने एक जन्म दिया एलिफेंट को, उसका नाम रखा गया है सुधा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुवर्णा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर, तो बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क न्यूज़ में आया है, तो इसके बारे में हम जल्दी से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। ये बेंगलोर के पास में है, 20 किलोमीटर। उसके बाद इसको 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था, और 2002 में बायोलॉजिकल पार्क से घोषित किया गया था। किसको? बन्नरघट्टा जैव उद्यान को। इसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो हाथी पाया जाता है इसमें, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। गौर पाया जाता है, इंडियन गौर, शियार, ठीक है, लोमड़ी, स्लॉथ बियर, इंडियन गैज़ल, ये हिरन का एक टाइप होता है, इंडियन गैज़ल, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, कॉमन लंगूर, बोनट मकाओ। बोनट मकाओ क्या है? बोनट मकाओ साउथ इंडिया में पाए जाने वाले बंदर हैं, एक बंदर की प्रजाति है बोनट मकाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए रॉयल बंगाल टाइगर, कोबरा, पाइथन, रसेल वाइपर, ठीक है, और मगरमच्छ भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद हम बन्नरघट्टा उद्यान में पाए जाने वाले वृक्षों से संबंधित एक डिटेल जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इमली पाया जाता है, नीम पाया जाता है, बांस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बांस पाया जाता है, चंदन भी पाया जाता है, चंदन के पेड़ पाए जाते हैं।
और यूकेलिप्टस पाया जाता है। देखो एक बार आपको क्या करना है, इन जो भी इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं जैसे चंदन हो गया, चंदन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं कि चंदन का जो एरिया है वो कहाँ कहाँ है। तो साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक इसके वृक्ष पाए जाते हैं और बांस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देखिए जो बन्नरघट्टा जैव उद्यान है 2006 में देश का पहला तितली पार्क यानी बटरफ्लाई पार्क जो है कहाँ बनाया गया था। देश का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया गया था, बेंगलोर में। किसमें, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल थी, इसको हमने जाना। बन्नरघट्टा जैव उद्यान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो बोंडा जनजाति से संबंधित है। और अभी हाल ही में क्या हुआ है, देखो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि कोविड-19 से बोंडा जनजाति के लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोंडा जनजाति जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जो बाउंड्रीज लगती हैं उन पर पाई जाती है। उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये मुख्यतः पाई जाती हैं। और ब्लॉक का नाम है यहाँ पर खैरापुट। तो ब्लॉक तो आपको नहीं, केवल आपको ये याद रखना है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ये पाई जाती हैं। जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है इन तीनों राज्यों की वहाँ पर, और मुख्यतः ये मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं जो कि उड़ीसा में है। अगर बात की जाए इस बोंडा जनजाति की, तो बोंडा जनजाति जो है मुंडा निर्जातीय समूह में आता है, मतलब कि जो मुंडा ट्राइब्स का एक ग्रुप है उसमें आता है और इसको पीबीटीजी के ग्रुप में रखा गया है। पीबीटीजी का मतलब होता है विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह, जिनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी कहा जाता है, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पीबीटीजी से संबंधित क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया था 2019 के एग्ज़ाम में। अगर आपको एक स्टेटमेंट पता होता तो आपका वह क्वेश्चन सही हो जाता कि पीबीटीजी में कितने कुल समूह हैं, 75। अगर आपको ये बात पता होती तो आपका वह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलते हैं आगे। आगे भी बोंडा जाति से ही फैक्ट दिए हुए हैं। देखो बोंडा जनजाति यहाँ पर देखिए आप, रहने के स्थान पर इसे दो भागों में बांटा गया है। मतलब कि जैसे लोअर बोंडाज कहाँ है, ये मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और अपर बोंडाज क्या हैं, ये मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से दूर थोड़ा पहाड़ियों पर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोअर बोंडाज, अपर बोंडाज ये क्या हैं। तो ये एक ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इनकी भाषा की अगर बात की जाए तो इनकी भाषा है रेमो भाषा या बोंडा भाषा। ठीक है, रेमो का मतलब होता है पर्सन। रेमो का मतलब क्या होता है, पर्सन। और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है, यह भी ध्यान रखना है आपको। ये किस ग्रुप की भाषा है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा है। और अगर बात की जाए इस जनजाति में मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बेगारी या गोटी प्रथा का प्रचलन है। देखो बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है कि बिना पैसों के काम कराया जाते रहना लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, तो उसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी। जिसके बदले में कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता हो उसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी। और बंधुआ मजदूरी, बेगारी और गोटी प्रथा का प्रचलन माना जाता है, जिसे गुफाम नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट डिटेल हमने जानी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह जनजाति जो है मुख्यतः मात्र सत्तात्मक है। मतलब कि मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी मानी जाती है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा जल जीवन मिशन से संबंधित है। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आया कि गुजरात के गांधीनगर ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। जो जल जीवन मिशन के तहत टारगेट रखा गया था उस टारगेट को गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट ने, जो कि गुजरात में है, उसे पूरा कर लिया है। इसीलिए यह मिशन चर्चा में आया है। तो इस मिशन के बारे में अगर बात की जाए, अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था अगस्त 2019 में। और इसमें उद्देश्य रखा गया था कि 5 वर्ष के अंदर यानी 2024 तक, जो टारगेट लाइन है 2024 है, सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन से पीने का पानी पहुंचाना। मतलब कि टंकी की सहायता से सभी ग्रामीण एरिया में 2024 तक जलापूर्ति करना पीने के पानी की। मतलब कि हर घर जल मिशन, इसी को कहते हैं जल जीवन मिशन। और इसका टारगेट ईयर कितना है, 2024, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए जल जीवन मिशन के तहत, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना इसका इम्पॉर्टेंट एम है।
और गुजरात में अगर बात की जाए तो BAMSO है, वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गांव-गांव अभियान चलाकर ये टारगेट अचीव किया है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं आगे भी इम्पॉर्टेंट डिटेल दी हुई है इसके बारे में। देखो, हमारे देश में कुल आबादी का लगभग, विश्व की कुल आबादी का लगभग यहाँ पर 16 लिखा है, 16 दशमलव कुछ है, 17 के मतलब 16 से 70% जनसंख्या जो है हमारे देश में पाई जाती है। और पीने का जो जल है वो मात्र 4% है पूरे विश्व का हमारे यहाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वच्छ जल लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद अगर बात की जाए कि क्या क्या कंसर्न है, तो ये सब मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, जल संरक्षण या भूजल स्तर गिरता जा रहा है और पानी के पीने के योग्य मांग लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? जनसंख्या बढ़ने के कारण स्वच्छ पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इनके बीच में एक बैलेंस स्थापित करना काफ़ी बड़ी चुनौती है। इस मिशन का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? इस मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जो कि नोडल मिनिस्ट्री होगा इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलते हैं आगे हम जल्दी से देख लेते हैं क्विक रिवीजन जो हमने आज डिस्कस किया। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद प्रमुख उद्देश्य इसका है 2030 तक सभी ग्रामीण जलों में पाइप के द्वारा जल आपूर्ति करना। देखो, इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसका टारगेट है 2024 तक, ना कि 2030 तक। तो ये क्या हो जाता है? ये फॉल्स। ठीक। उसके बाद बोंडा जनजाति PBDG दक्षिण पश्चिम उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में मेन मुख्यतः पाई जाती है और ये PBDG ग्रुप में आती है, जो कि PBDG में कितने वर्तमान में 75 ट्राइबल्स ग्रुप आते हैं। उसके बाद बन्नरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में स्टेटमेंट है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और 2002 में इसे बायोलॉजिकल पार्क घोषित किया गया था। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये कर्नाटक में है और बेंगलोर के पास में है, 20 किलोमीटर की दूरी पर, और 2002 में इसे बायोलॉजिकल पार्क घोषित किया गया था। 2006 में यहाँ पर एक तितली पार्क स्थापित किया गया था, जो कि देश का पहला तितली पार्क था। ठीक है। उसके बाद मुखर्जी आयोग का गठन 1999 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 2006 में पेश की। तो ये भी ट्रू है। और इस आयोग का गठन किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई है उसकी सत्यता को जांचने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।